देखो बच्चों, पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर लो। सिर्फ इतना मतलब नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है आप अपने बेसिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए, उसको परफेक्ट बनाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, जो आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी या फिर नहीं भी किया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे घुमा फिरा करके टेढ़ा मेढ़ा, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, आप उसको सॉल्व कर पाओ। पढ़ाई का सीधा सा मतलब यही होना चाहिए। और आज हमारी इस वीडियो का मतलब भी यही है कि इस वीडियो में हम आपको आपके मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, बेसिक आपके माइंड में, ब्रेन में आपके जो है फिक्स हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसको तो आप सॉल्व करना सीख ही जाओगे, लेकिन उसके अलावा उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द उससे डिफरेंट ही अगर दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। और एग्जाम में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम से पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन अगर डिफरेंट आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। जो बेसिक्स हैं उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस बेसिक्स को जानिए, उस बेसिक को अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो रियल नंबर हमने पहला चैप्टर उठाया आपकी मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर के एंड तक, और इस पर जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और इतना ही नहीं, उस जो टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन मिलेंगे बनेंगे उसको भी बना करके हम यहीं इसी वीडियो में, इसी सेक्शन में हम उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, आपने जो पढ़ा हुआ है, जो बेसिक पढ़ा हुआ है, जो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रियल नंबर में आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों कहा गया भाई? क्योंकि ये बेसिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक एक ऐसा मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम नंबर्स की बात करते हैं। ये जो अरिथमेटिक है मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जो सिर्फ नंबर्स की बात करता है, तो हम नंबर्स में बात करेंगे। ठीक है, नंबर्स के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा। ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है भाई, कि आपके पास दो टाइप के नंबर हैं जो इस पूरे चैप्टर में मिलेंगे आपको, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स को प्राइम्स कह दिया हमने, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। पहले आप प्राइम नंबर्स को समझ जाओ, जानते ही होंगे बहुत सारे बच्चे, हम सभी जानते हैं, है ना, लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, उनको प्राइम्स कहा जाता है, जो या तो अपने आप से, या तो 1 से या अपने आप से डिवाइड हों। जैसे 2, 3, 5, 7, 6 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4, अब यहाँ अगर इसके बाद हम 4 लिखना चाहें तो 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 और 1 के अलावा, मतलब क्या, ऐसे नंबर जो फिर या तो सिर्फ 1 से या फिर 8 से अपने आप से डिवाइड हों। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 और 1 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम समझ में आया। तो जो एक तो प्राइम नंबर्स हुए जो या तो 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, और जो प्राइम नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी कंपोजिट नंबर को, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या बात हुई यहाँ पर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 24 है अपने पास, ये कंपोजिट नंबर है। इस नंबर को हमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर में तोड़ना है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई? 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। ठीक है ना, फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो
6 आएगा, फिर लास्ट में क्या होगा भैया 3 होगा ना, ठीक है। तो ये हुआ, ये सारे जो हमने 2 से डिवाइड किया फिर 3 से डिवाइड किया, ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। हमने प्राइम नंबर से इसको डिवाइड किया बारी बारी से, फिर हमने देखा कि भाई 24 में 2 3 बार आ रहा है, फिर 3 भी एक बार आ रहा है। तो ये जो 24 है ये कंपोजिट नंबर, ये क्या भैया कंपोजिट नंबर है ये। और ये जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 3 कर दें इंटू 3 कर दें। ये जो 2 है और ये 3 है, ये क्या है भैया, ये तो अपने प्राइम्स, ठीक है ना, ये क्या है ये प्राइम्स है। तो हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे जो भी, तो इस फंडामेंटल थ्योरम का सिर्फ यही मतलब कि आप जाने कि हाँ किसी नंबर, किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। और इसी को बाय द वे कहा जाता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस थ्योरम से निकल करके आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको भी समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एक कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज दैट हमारे पास है 36, ठीक है। 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए एक मेथड भी है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसमें कितने 2 के फैक्टर आएंगे, कितने 3 के फैक्टर आएंगे, कितने 4 के आएंगे, हाँ 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, कितने 3 के कितने 5 के आएंगे, ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए आप क्या करो, बिल्कुल आप जानते हो, इस मेथड से बिल्कुल वाकिफ हो कि हाँ भैया इसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते जाएंगे, जब तक तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड होना बंद हो गया तो फिर 3 पर आएंगे, अगर इससे भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर 5 पर आएंगे। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्राइम नंबर से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दें 9 टाइम्स आएगा। फिर जो है अब ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है 9, फिर क्या करेंगे 3 पे आएंगे, 3 टाइम्स जाएगा और फिर 3 टाइम्स एक बार और लेकर के जाएं। जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड ऐसे करते रहेंगे। अब हम 36 को जो लिखेंगे भैया क्या है, 2 आया है 2 बार और 3 आया है 2 बार, मतलब 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर कितनी पावर है, कितनी बार 2 आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया और 3 की पावर भी 2 लिख दें क्योंकि 3 भी 2 बार आया हुआ है। तो ये हुआ 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। समझ में आया बात। अब आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है। देखें 156 हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उसके बाद 38 25 ये 2 नंबर्स हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बिल्कुल वही प्रोसेस, आप सबसे पहले 2 से ट्राई करें, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से और एक बार डिवाइड करेंगे, 2 3 टाइम्स और फिर 2 9 टाइम्स। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि 39 आ गया है और लास्ट में 9 है, इवन नंबर नहीं है, इस वजह से क्या करेंगे 3 से ट्राई करेंगे और ये 13 आएगा। फिर लास्ट में 13 आया है, इसको 1 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो हमारा पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये 156 है, इसको कैसे लिखेंगे भैया, 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिख दें, 3 एक बार आया है और 13 एक बार आया है। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। ये फैक्टराइजेशन अपना 38 25 इसको डिवाइड करें। देखें 2 से डिवाइड होने वाला नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 टाइम्स 6 आएगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 22 हो जाएगा, 3 7 टाइम्स 21 और 3 5 टाइम्स। अब उसके बाद एक बार और भी जाएगा 3 से, इसको एक बार और 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 टाइम्स और ये जो हुआ 3 2 टाइम्स और 3 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करें, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर आते हैं 5 पर, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद वाला जो प्राइम नंबर है 3 के बाद वाला वो 5 है, इससे डिवाइड करते हैं, 5 8 टाइम्स और फिर 5 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स एक बार और डिवाइड करेंगे 17 हो जाएगा, फिर लास्ट में 17 एक खुद प्राइम नंबर मिल गया। अब यहीं पर इसे छोड़ देंगे। ये जो अपना 38 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार आया इस फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 3 2 टाइम्स आया है, 3 की पावर 2 लिखेंगे। 5 भी 2 बार आया, 5 की पावर 2 लिख देंगे और 17 एक खुद प्राइम नंबर है जो एक ही बार आया, तो यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है ना। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हम HCF और LCF भी फाइंड करते हैं, ठीक है।
इसका जो यूज़ है वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में है। इसका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता हो तो किसी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा नंबर जो भी आपका पूछा जाए कि हाँ आप इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये जो तरीका है वो क्या है भैया, फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो हर एक कॉमन फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है भैया, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहां सिर्फ ईच फैक्टर है, कॉमन नहीं, यहां कॉमन की बात नहीं होगी, सिर्फ हम हर एक फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, कॉमन से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ मेन बात जो आपकी वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, यहाँ ईच यानी सबका, और एक चीज़ और, यहाँ लोवेस्ट पावर है, ठीक है, और यहाँ ग्रेटेस्ट पावर है, ये चीज़ों में। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 54 और 336, इन दोनों नंबर्स का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, पहली बार आपको एचसीएफ निकालना है इसका दोनों का, दूसरी बार एलसीएम निकालना है आपको 54 और 336 का। ठीक है, ये काम करना है आपको। तो क्या करना होगा भाई, हमने बताया है कि हमने ये पढ़ा है कि प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर्स दिखाई दें, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दें, ब्रेक कर दें। अब 54 को अगर तोड़ना चाहें हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से, और लास्ट में 1 हो जाएगा। ये जो 54 है उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 एक बार आया है लेकिन 3 आया है 3 टाइम्स, इसको लिख लेते हैं। तो हमने 54 को, अच्छा ये नहीं, यहाँ क्या करें, 54 को ही लिख लेते हैं। पहले एक काम करें, हम 54 को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। यहाँ तो हमें एचसीएफ निकाल करके लिखना होगा ना। 54 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा नंबर दिखाया जा रहा है 336, इसका निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करें, 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, फिर अभी 2 से जाएगा, इतना आएगा, फिर 2 से, फिर एक बार और 2 से, कितना आ गया भैया 21, फिर अब 3 से, 3 का नंबर है 7 टाइम्स, फिर लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर्स में क्या क्या आया, 2 आया है 4 बार, यानी कि जो 336 है भैया वो उसमें 2 आया है 4 टाइम्स, 3 कितनी बार आया है 1 टाइम्स, और एक बार 7 भी आया हुआ है। अब इस पे नज़र डालें, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। आपको लोवेस्ट पावर वाली कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने हैं। पहली बात तो आप यहाँ जाइए, उल्टा कॉमन फैक्टर पहले ढूंढना है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भैया आपको, कॉमन फैक्टर में 2 दिखाई दे रहा है और 3 भी है, 2 और 3 ये दोनों कॉमन फैक्टर है। यहाँ बिना सोचे समझे आप 2 और 3 को लिख लें। फिर आपको ढूंढना है लोवेस्ट पावर। इस 2 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, 2 टू द पावर 4 है यहाँ पर, ये हाईएस्ट है, लोवेस्ट यहाँ पर 2 टू द पावर 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से काम चल जाएगा। अब 3 पर आते हैं। 3 का जो लोवेस्ट पावर है वो कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ 3 टू द पावर 1 है, यहाँ 3 टू द पावर 3 है, मतलब क्या, पावर 1, और इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं भैया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमको क्या, एचसीएफ। एलसीएम में आते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको करना क्या है भैया, पहले आपको ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं, सारे जितने प्राइम फैक्टर हैं इसको लिखिए। क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों में मिला करके, 2 है 3 है, ये तो दोनों में कॉमन है, और 7 भी है, मतलब 2 और 3 और 7। फिर आपको देखना है ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी पावर, वो कहाँ मिल रही है, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ मिल रही है 2 टू द पावर 4। ठीक है, ओ भैया यहाँ नहीं, यहाँ पर, ठीक है। और फिर 3 की पावर हाईएस्ट कहाँ है, ग्रेटेस्ट कहाँ है, यहाँ 3 है, 3 टू द पावर 3।
7 के बारे में क्या ख्याल है? तो एक ही बार आया, इसकी पावर भी 1 ही है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही हो गया अपना एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16 इंटू, और ये हो गया कितना? 27 इंटू 7। इस एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और आपको फाइंड करना है, आपको एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 21 का, और आपको एलसीएम भी निकालना है इन्हीं तीनों नंबर का। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कोई बात नहीं, हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होगा? इन तीनों का फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से और 1 टाइम्स, ठीक है। यानी 12 जो अपना हुआ, यहाँ लिखते हैं नीचे की तरफ 12, उसे क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 2 बार आया है यहाँ पर, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इसके फॉर्म में। आगे बढ़े, 15 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखें 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स लेकर के जाएंगे 1 हो जाएगा। मतलब 15 के फैक्टर में सिर्फ आया क्या भैया? सिर्फ 3 और 5 आया है, और कुछ नहीं मिला है हमको। 3 इंटू 5। 21 को देखें, 21 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा पहले, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 7 टाइम्स जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। मतलब इसके फैक्टर में सिर्फ कितना आया है? 3 इंटू 7 आया है, ठीक है ना। अब एचसीएफ वाले फॉर्मूले पर आते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला जो ट्रिक है, जो मेथड है, वो कहता क्या है? आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए। एचसीएफ निकालने कॉमन फैक्टर ढूंढिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में गायब है। 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। मतलब क्या? कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 ही है। बाकी 5 की बात करें तो 5 दूसरे वाले में है, और पहले और तीसरे में गायब है। 7 की बात करें तो 7 थर्ड में है, लेकिन इन दोनों में गायब है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 मिला। अब 3 की पावर का कोई इशू ही नहीं है। अगर यहाँ कोई पावर होती तो हम क्या करते? सोचते भी, ठीक है। और फिर नहीं तो जो कॉमन फैक्टर मिला, और इसकी लोवेस्ट पावर की बात करें, ये एक ही जगह था, एक ही फैक्टर में, सिर्फ 12 के फैक्टर में 3 मिला है, इस वजह से इसकी पावर का कोई इशू नहीं है। 3 हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम पर आते हैं। 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है ना। इसको देखें, इस बार हमें क्या करना है? ईच प्राइम फैक्टर, सारे फैक्टर्स को लेने हैं। 2 है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। उसके बाद आपको पावर्स के बारे में सोचना है। ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपको, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कहाँ दिखाई दे रही है? एक ही जगह है, और इसकी पावर में हमें 2 दिखाई दे रहा है, पावर में 2 लिख दें। 3 3 जगह है, लेकिन तीनों जगह पावर इसकी 1 1 है, यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। 5 को देखें, 5 एक ही बार आया है और पावर में 1 है, कोई ज़रूरत नहीं। 7 1 टाइम्स आया है और इसकी पावर भी 1 ही टाइम्स है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका एलसीएम। अब समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम पर भी बेस्ड, ठीक है, जहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। हम एचसीएफ और एलसीएम तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना जान गए हैं। अब एक चीज़ और हम देखें ज़रा, कि एचसीएफ और एलसीएम में, किसी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशनशिप भी होता है, एक उनके बीच में संबंध भी होता है, जो कुछ इस तरह से होता है। बताते हैं आपको। अगर कोई 2 नंबर ए और बी है, ठीक है, कोई 2 नंबर ए और बी है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लिखें, एचसीएफ लेकर के ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और इनटू क्या करें? इनके एलसीएम को, इसी दोनों नंबर के एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, तो ये होता क्या भैया? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इस पर है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 657, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपको 9 गिवन है। आपको पता करना है कि इन दोनों का ही, यानी कि 306 का और 657 का आपको एलसीएम फाइंड करना, कितना एलसीएम होगा। चलिए, हमें पता है ये फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। दोनों नंबर्स हमारे पास हैं, ये ए है भैया और ये क्या है? बी है। ए और बी हमारे पास पहले से मौजूद है। हमें एलसीएम पता करना है, एचसीएफ गिवन है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बी, ए और बी पता है हमको, यानी इसकी जगह पर हम ए की जगह पर ये रखेंगे, बी की जगह पर ये वाला नंबर रखेंगे। देखें, ये 65 नहीं है, 657 है। और उसके बाद एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे जो 9 गिवन है आपको, और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले को जब यूज़ करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो ये बन जाएगा अपना कुछ इस तरह से एलसीएम, ठीक है। ये कितना आएगा?
जो ए और बी है यानी 306 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, और ये जो एचसीएफ है इसके नीचे जाएगा। एचसीएफ कितना है 9 है। हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 9 3 टाइम्स 27 होता है, 3 बचेगा और 36 यानी कि 4 टाइम्स में जाएगा। तो ये आया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया है आपका। और ये किसका किसका आया है? जिसका आया भाई उसको भी लिख देते हैं 657। ये कितना आएगा? इन 34 को 657 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22,338। ठीक है, ये आया एलसीएम। ठीक है ना। अब इससे कंफ्यूज भी बच्चे होते हैं कि देखें ये जो एचसीएफ है वो उसमें लिखा रहता है लोवेस्ट पावर, लेकिन वो छोटा नंबर आता है, और एलसीएम लोवेस्ट पावर लिखा रहता है उस फॉर्मूले में, लेकिन आता है क्या? बड़ा सा नंबर। तो इसका भी एक रीज़न है, आगे देखेंगे। देखें एक बेहतरीन क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 168। दो नंबर्स है जिनका सम 168 गिवन है, एंड देयर एचसीएफ इज 12। उनका एचसीएफ गिवन है आपको 12। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। वो जो नंबर्स होंगे उनका भी ठिकाना नहीं है, आपको बताना है उनके पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे। ऐसे नंबर्स के कितने पेयर्स बन सकते हैं ये आपको बताना है। ऐसे पेयर्स आपको 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ सकता है एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वही एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे। देखें, जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स में इंक्लूड होता है, वो दोनों नंबर्स में इंक्लूड होता है। सपोज कर लें सोल्यूशन के लिए इसके, सपोज कर लेते कि वो दोनों नंबर्स, लेट द नंबर्स आर क्या भैया? ए और बी सपोज कर लेते हैं, ए एंड बी, ए और बी सपोज कर लेते हैं। हमने कहा जो एचसीएफ है वो दोनों के अंदर होता है। जैसे सपोज दैट आप जो है 15 है और 12 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 3 होगा भैया दोनों का, क्योंकि ये 3 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है, 12 को भी और 15 को भी। तो हमने देखा ये 12 के फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3 आया है, 3 आया हुआ है। इस 15 के फैक्टर में भी 3 इंटू 5 यानी 3 आया हुआ है। तो ये जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स के फैक्टर में ज़रूर रहता है। तो सपोज दैट ये जो ए है ना, 12 तो फैक्टर रह गए, दूसरा फैक्टर बाकी जो इसके अलावा जो फैक्टर्स है सपोज दैट उसको एक्स सपोज कर लिया, और यहाँ बी वाले को हमने, यहाँ भी एचसीएफ, बी का भी एचसीएफ क्या है? 12 है, तो इसको भी हमने क्या किया? 12 एक फैक्टर सपोज किया, दूसरे जो फैक्टर है उसको वाई सपोज कर लिया। अब हमारे पास नंबर्स ये हो गए, ये नंबर्स हमारे पास हैं। अब इन्हीं नंबर्स का सम 168 है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 12x प्लस 12y इक्वल्स 168। 12 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं भैया, कॉमन ले लें, 12 को कॉमन ले लेते हैं और x प्लस वाई को ब्रैकेट में कर लेते हैं। 12 से इसको डिवाइड कर लें, 1 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा तो फिर 4 टाइम्स जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल 14। अब आपको करना क्या है? ये दोनों नंबर्स का सम 40 नहीं आया हुआ है, ये तो 168 था। अब इन दोनों नंबर के सम में से 12 को हटाने के बाद, एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद 14 आया हुआ है। मतलब क्या है? x प्लस वाई, यहाँ कुछ 12 के अलावा जो फैक्टर होगा वो, और यहाँ 12 के अलावा जो दूसरे नंबर में फैक्टर होगा वो, उन दोनों का सम 14 है। ठीक है, अब ये 14 कैसे बन सकता है बताइए? दो नंबर्स का सम 14 कैसे बनेगा? यही पेयर्स आपको पता करने हैं। तो चलिए पेयर्स निकालते हैं। पेयर्स हम निकालना शुरू करते हैं। दो नंबर का सम 14 करना है, 0 नहीं किसी नंबर को लेना है। अगर x को 1 किया हमने, दूसरा नंबर 14, अगर दोनों का सम 14 करने के लिए दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा भाई? 13 लेना पड़ेगा। एक ये पेयर बन गया। ठीक है, दूसरे के लिए अगर दूसरा नंबर हमने 2 लिया है, दूसरा वाला क्या लेंगे? 12 लेंगे। ठीक है, तीसरे के लिए अगर हम पहला नंबर 3 लेते हैं, दूसरा नंबर क्या करना पड़ेगा? हमें 11 लेना पड़ेगा। फिर 5 अगर पहला नंबर चूज किया है, दूसरा वाला कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने आगे लेते हैं 6, अगर पहला नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना, आगे 7 पर जाते हैं। अगर 7 लिया दूसरा नंबर, 1 2 3 4 5 6, अगर पहला नंबर 7 लिया, दूसरा नंबर कितना होगा? 7 होगा। ऐसे ही आगे बढ़ें, अगर पहले नंबर को हमने 8 लिया, दूसरा नंबर कितना होगा? ये भैया होगा 6। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे,
आगे मेहनत हमारी नाकाम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं ना 6 और 8, यहाँ भी था और यहाँ फिर से 8 और 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से पेयर हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन था वो तो 12 ही था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 12 ही था, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों पेयर्स में अच्छा रहेगा कि भैया आप जो है यहाँ कॉमन लगाएं। ठीक है, कॉमन लगाएं, हर जगह कॉमन लगा दें हम, यानी कि ये पेयर बन रहा है, हम इसको जोड़ करके तो अपनी मर्जी से हम देख ले रहे हैं, अपने माइंड में ही इसको जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ कॉमन लगाएं। ठीक है, कॉमन लगाएं। अब बताइए ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। पहला एक ये है। ठीक है, दूसरा देखें 2 और 12 है, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। अब हाईएस्ट कॉमन ही 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 12 है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता, तो 2 यहाँ कैसे कॉमन होगा? ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा पेयर नहीं होगा। 3 और 11 होगा एक, 4 और 7 को देखें ये भी एक होगा, 5 और 9 को देखें ये भी एक होगा, और आगे बढ़ें 6 और 8 को देखें इसमें कॉमन है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। आगे 7 और 7 को देखें, यहाँ पूरा 7 और 7 कॉमन ही है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। कितने पेयर बनेंगे ऐसे नंबर्स के? ऐसे नंबर्स के 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, जिनका सम 168 होगा, जिनका एचसीएफ 12 होगा। क्लियर है? अब एक दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं जो आपके सैंपल पेपर से है, बिल्कुल ऐसे ही। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 15। 2 नंबर्स जिनका सम 12 15 है, एंड देयर एचसीएफ इज 81। उन दोनों का एचसीएफ कितना है? 81 है। देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। ठीक है, अब कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स बनेंगे उस नंबर के, ये बताना है आपको। 2 बन सकता है, 3 4 5, इनमें से क्या सही होगा ये आपको टिक करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही मेथड यहाँ आप यूज़ करेंगे कि ये जो एचसीएफ है ये दोनों में एक फैक्टर होगा, दोनों नंबर्स में एक फैक्टर होगा। सपोज दैट वो नंबर हमने जो लिया है, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, इस ए में भी 81 एक फैक्टर है और बी में भी। तो हमने क्या किया भाई, इसको ए को 81 और के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी एक्स और वाई ले लेते हैं भैया, एक्स, और इसको भी 81 इंटू वाई के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक नंबर ए और बी सपोज किया और हमें पता है कि इन दोनों नंबर्स में 81 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक फैक्टर तो इसका ये होगा ही, दूसरा जो बचा खुचा उसका एक्स सपोज कर लिया, दूसरे वाले में 81, और ये जो बचा खुचा फैक्टर होगा उसका वाई सपोज कर लिया। अब दोनों का सम 12 15 है, दोनों को जोड़ देते हैं हम भैया। दोनों को जोड़ेंगे, 81x प्लस 81y इक्वल्स कितना होना चाहिए? 12 15 होना चाहिए। कॉमन ले लेते हैं 81 को कॉमन लेंगे यहाँ दोनों से, तो 81 और ब्रैकेट में कितना आएगा भैया? ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, 81 बाहर रहेगा, 87 नहीं 81। अब क्या करेंगे, इस 81 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 81 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये अपना x प्लस वाई समथिंग आएगा, ये आएगा 15। डिवाइड करने के बाद 15 आएगा। 2 ऐसे नंबर जिनका सम 15 हो, हमें ऐसे पॉसिबल पेयर्स पता करने हैं। ऐसे पॉसिबल पेयर पता करने हैं कि दोनों का सम अगर जोड़ें तो क्या मिल जाए भाई? हमको 15 मिल जाए। तो पहला पॉसिबल पेयर 1 और क्या करें? 14 कर देते हैं। दूसरा पेयर क्या होगा? 2 करें और फिर उसके बाद 13 करें। तीसरा कितना होगा? अगर 3 करें उसके बाद कितना होगा? 3 में 12 जोड़ेंगे 15 आएगा। फिर 4 लिखें, 4 में अगर हमने 11 जोड़ा तो आ जाएगा 15। फिर 5 लेते हैं, 5 में अगर हमने 10 जोड़ा तो आ जाएगा 15। फिर 6 लिया हमने, 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा। उसके बाद 7 लेते हैं और 7 में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा। फिर उसके बाद का जो फैक्टर होगा 8, फिर उसके बाद 7 लेना पड़ेगा हमें। अब देखिए रिपीट कर रहे हैं, तो यहीं तक छोड़ देंगे, यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, जितने पेयर बन रहे हैं ये भी क्या 7 8 और दूसरा 8 7, ये सेम पेयर है, भले ऑर्डर सिर्फ इधर उधर है लेकिन सेम ही पेयर माना जाएगा। देखें पहला, अब इस पेयर में आपको ढूंढना ये है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि जो कॉमन होना था वो तो हो चुका है 81 ये हाईएस्ट कॉमन है। उससे ज़्यादा बड़ा आप कोई और उसके अलावा उस दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं मिल सकता है। तो पहला ये जो है इसमें 1 और 14 में कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या? कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये एक नंबर हो जाएगा और ये भी होगा एक। ठीक है, और इसमें देखें ये 3 और 12 में कॉमन है कुछ ना कुछ, क्या 3 कॉमन है, तो इस वजह से ये नंबर नहीं होगा, ये पेयर नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ ये वाला है।
5 और 10 में भी कॉमन है, 6 और 9 में भी कॉमन है, 7 और 8 का देखें ये भी एक है, ठीक है। तो कुल कितने नंबर हो गए, 1 कितने पेयर हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। कुल कितने पेयर्स होंगे, 4 पेयर्स आपको मिलेंगे, जिनका सम 12 15 है, जिनका SCF 81 है। तो समझ में आया ये। अब आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखें। इफ a इक्वल्स 2 to the power 2 इंटू 3 to the power x, a की वैल्यू इतनी दी गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दी गई है। b की वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से दी गई है, 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5। c की वैल्यू है 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड इन तीनों का a b और c का LCM भी दिया गया है, कितना भैया, इतना 3780 3780, ये तीनों का a b c का LCM भी दिया गया है। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 0 हो सकता है। इन तीनों में से, चारों में से हमें क्या करना है, एक ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए भैया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया गया है और LCM दिया गया है। हमें पता है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो वहाँ से LCM और SCF फाइंड करना आसान हो जाता है, और LCM हमारे पास गिवन है, तो हम लिखते हैं LCM का फॉर्मूला, ठीक है। LCM, ठीक है, LCM इक्वल्स जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। बाकी LCM के बारे में हम जानते हैं, ये जो LCM है, ठीक है, LCM किसका भैया, A B और C का, इसके बारे में हम जानते हैं क्या, वही चीज़, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें कितने, इन तीनों नंबर्स में जो फैक्टर्स हैं उनको सबको लिखें पहले। 2 एक फैक्टर है, 3 है, 5 है और 7 है, यही 3 फैक्टर हैं इसमें। यानी कि 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 5 लिखें, 3 नहीं, कुल 4 फैक्टर्स हैं, इक्वल्स 3780, ठीक है ना। अब इसकी पावर पे जाते हैं। ग्रेटेस्ट पावर लेना है आपको, 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सेम है, तो आप 2 की पावर 2 ले लोगे। 3 की पावर पर आए, यहाँ x है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। 1 जो है पावर 1 ये लोवेस्ट होती है भैया, ग्रेटेस्ट नहीं होती है, ठीक है। 3 के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उससे कम पावर तो हो ही नहीं सकती, 1 से नीचे की पावर नहीं हो सकती, 0 हो सकती, लेकिन 0 का मतलब कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 से कम पावर, 3 के ऊपर 1 से कम पावर तो हो ही नहीं सकती। एक ये है जहां 3 टू द पावर से x लिखा गया है, ठीक है, यानी 3 के ऊपर कुछ पावर होगी, x की कुछ वैल्यू होगी तो जो 1 से ज़्यादा होगी, और वो यहाँ पर ये वाला जो पावर है, इस 3 के ऊपर जो पावर x है, ये इन दोनों से 3 टू द पावर 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर हम लेंगे उस x को लेंगे, 3 टू द पावर x। 5 को देखें, 5 एक ही बार आया, 5 की पावर 1 1 लिखा भाई। 7 के बारे में भी यही हाल है, इसका भी यही हाल है कि इसकी पावर भी 1 ही है। अब क्या करना है आपको, इस वाले को अलग रखना है, बाकी इन सबसे जो है ना, ये इससे, इससे और इससे, इसको डिवाइड कर देना है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 इंटू 5 टाइम्स कितना होगा, 20 होगा, यही ना। सबसे पहले हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 जा 35 होता है, 2 यहाँ बचेगा और 28 होगा। 7 4 टाइम्स और 0 आ जाएगा। इधर ये 4 और 5 20 हो चुके हैं, यानी इसको क्या करना है, सिर्फ 20 से डिवाइड करना है। 20 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए भाई 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लें और आएगा कितना, 27, कट पिट के 27 आएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है, 3 टू द पावर x बचा हुआ है, इधर 27 है। ये जो 27 है इसको 3 टू द पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 टू द पावर कितना होगा भैया, 3 होगा। अब देखें यहाँ बेस इक्वल है, इसको कहा जाता है बेस, और ऊपर जो लिखते हैं उसको कहते हैं घात या पावर। ये जो x है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ से आएगा क्या, x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी और यही आपका आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 3, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, प्रीवियस क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर ये क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करते हैं ताकि कुछ नया हम क्या करें, इस क्वेश्चन के अराउंड जा रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमारे पास एक कहीं से मिला हुआ है उस क्वेश्चन के अराउंड जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसा ही था, थोड़ा सा डिफरेंट करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ x इक्वल्स k टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर k भी है, 2 भी है और 3 भी है। y के फैक्टर में k दिखाई दे रहा है, 2 है और 7 है।
इनका HCF यानी x और y का, ये जो x है सॉरी ये जो x है और ये y है, इनका HCF दिया गया 16। देन आपको पता करना है k की वैल्यू क्या होगी। HCF इस बार दिया गया, इस बार LCM नहीं दिया गया। तो हम HCF का जो मेथड होता है उसको यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम HCF निकालते हैं इस चीज़ को यूज़ करेंगे। हमें पता है कि HCF अगर हमें निकालना है x और y का तो हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा जो 16 दिया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन x और y का करेंगे, x और y का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करके दिया गया है। फिर हमें उस प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर को ढूंढना होता है। कॉमन फैक्टर ढूंढे, k एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। फिर उसके बाद 3 यहाँ है लेकिन वहाँ 7 है, बस k और 2 ये 2 कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर, k और 2, और ये इक्वल्स 16 होगा। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करना है, अभी इनकी पावर्स भी देखनी है और क्या करना है, लोवेस्ट पावर लेना है। k की लोवेस्ट पावर कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे, लोवेस्ट वाला। 2 की पावर यहाँ 3 दिखाई दे रही है, यहाँ 2 है, यानी 2 की पावर 2 यहाँ लेंगे। 2 की पावर 2 ये हो जाएगा भैया 4, और फिर 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। अब k स्क्वायर इक्वल्स 4 आया, ठीक है। अब अगर k की वैल्यू फाइंड करना चाहें कितना आएगा भाई, k की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी, +2 और -2। लेकिन देखें ये जो है ये सब कुछ हम नंबर्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स में नहीं, ये नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर्स नेगेटिव नहीं रहेंगे। तो ये वैल्यू जो k की आई है वो क्या आई है, 2 आई है। 2 इस k की वैल्यू हो जाएगी उस केस में जब x और y का HCF 16 है और आपको x और y जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तब, ठीक है। तो x की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अब अगले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स में आता है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसके पास में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं असर्शन रीजन के, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है और दूसरा जो है उसका रीजन दिया रहता है। आपको दोनों का मैच करना रहता है कि क्या ये दोनों सही हैं। अगर ये दोनों सही है तो क्या ये जो रीज़न है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, और अगर ये दोनों सही हैं और दूसरा वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो भी एक ऑप्शन रहता है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, पहले असर्शन में यानी स्टेटमेंट जो गिवन है आपको वो है क्या, द नंबर 5 to the power n, 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये जो है 0 पर एंड नहीं होता है, 0 पर एंड नहीं होता है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब n की वैल्यूज हैं। आपको पता करना कि n 5 to the power n 0 पर एंड हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो रहा है तो पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। फिर दूसरे पर आएंगे, द नंबर एंड्स विद 0, जो नंबर 0 पर एंड होती हैं, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 and 5 एज फैक्टर। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड तभी होती है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 और 5 ज़रूर हों। फिर जो स्मॉल n है वो अपना नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमको पता है कहाँ से कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन इन्फिनाइट तक ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम क्या करेंगे, इस 5 to the power n में ये वैल्यूज़ रखेंगे, यानी n इक्वल्स 1 के लिए ये जो 5 to the power n है वो 5 to the power 1 हो जाएगा और 5 वैल्यू आएगी। n इक्वल्स 2 के लिए 5 to the power 2 होगा, 5 into 5 कितना होगा भैया, 25 हो जाए। ऐसे ही सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 रखेंगे और 5 to the power 3 हो जाएगा। 5 को हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और ये 125 आएगा। जब n की वैल्यू 4 रखेंगे, 5 to the power 4, और 5 को हमें 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू आएगी 625, ठीक है ना। और ऐसे ही n की वैल्यू हम आगे रखते चले जाएंगे और हमें 5 की पावर में जो वैल्यू आएगी 5 to the power 5, 5 to the power 6 एंड सो ऑन, ये सब मिलता चला जाएगा। देखा हमने कि यहाँ कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर जो पावर में है 5 to the power न तो 1 0 आ रहा है लास्ट में, 5 to the power 2 में भी 0 लास्ट में नहीं आ रहा है, और 5 to the power 3 में भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 5 5 5 यही सब आ रहा है, लेकिन 0 का कहीं अता पता नहीं है, ठीक है। और आगे आएगा भी नहीं, क्यों,
उसका रीज़न है क्योंकि इसके फैक्टर में हमेशा क्या है, 5 ही आ रहे हैं। 5 से 5 में मल्टीप्लाई कि 25 होता है, फिर 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लास्ट में लास्ट वाला डिजिट 5 ही आएगा, 0 पर एंड नहीं हो रहा। ये बात बिल्कुल सच है, ये स्टेटमेंट सही है। अब आगे बढ़ते हैं रीजन के पास। रीजन देखते हैं, रीजन क्या लिखा हुआ, द नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 and 5 एज फैक्टर्स। मतलब किसी नंबर के फैक्टर में अगर 2 और 5 हो तभी उसके एंड में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ये अपना 50 है, ठीक है। 50 का फैक्टर करेंगे, 2 आएगा इंटू 5 आएगा इंटू 5 आएगा। इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 to the power 2, ठीक है। तो इसमें एक 2 फैक्टर है और 5 है, ठीक है। 2 है और 5, ये दोनों हैं तभी 0 आया है, तभी ये जो 50 है उसके लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 है। दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हमने 2 लिया, ठीक है। इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर ले लेते हैं 3 और उसके बाद 7 ले लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 6, 7 टाइम्स कितना होगा, 6 टाइम्स 42 होगा। क्या ये 0 पर एंड हो रहा है, नहीं। 2 था, इसमें से एक फैक्टर 2 था इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये लास्ट में 0 नहीं आया। अगर हमने सिर्फ 5 लिया तब क्या होता है, देखें। अगर 5 सिर्फ फैक्टर लिया और उसके बाद 7 ले लें, इसके बाद 3 भी ले लेते हैं। अब देखें ज़रा, 3 5 टाइम्स 15 होगा, 15 7 टाइम्स कितना होगा, 105। इसके लास्ट में भी 0 नहीं आया, लास्ट में 5 आ गया, 0 नहीं आया। मतलब ये अगर अलग अलग रहेंगे, 2 रहेगा, या तो 2 रहेगा या 5 रहेगा, तो लास्ट में 0 नहीं आना है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तब लास्ट में 0 ज़रूर आएगा। क्यों भैया, क्योंकि 2 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 10 होता है सीधा, और 10 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। बाकी के फैक्टर्स कुछ भी हो, अगर ये 2 और 5 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएंगे। बस यही काफ़ी है लास्ट वाला डिजिट 0 करने के लिए। तो क्लियर है, यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला इसका एग्जैक्ट रीज़न भी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए सही रहता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए उसके लिए होता है कि अगर आपका असर्शन भी सही है, ठीक है, और साथ ही साथ रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ जो रीज़न है जो वो असर्शन का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उस केस में ए ऑप्शन सही रहता है। आप ए वाला ऑप्शन मारेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n, ये नंबर आपको दिया गया, कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये वाला नंबर 0 पर एंड हो रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर है, उस नंबर के लिए क्या ये 6 to the power n कभी 0 पर एंड होगा। चेक करते हैं। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, n की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, n की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं, और सो ऑन। सारे नंबर्स हम ऐसे इस तरह से रख सकते हैं, माइनस वगैरह नहीं रख सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफिनिट तक जाता है। इस वैल्यू पर n की 1 वैल्यू पर n की इस वैल्यू पर अगर इसकी वैल्यू पता करना चाहिए जो नंबर दिया हुआ है उसकी, 6 to the power 1 होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। इस n इक्वल्स टू 2 पर 6 to the power 2 होगा, कितना आएगा, 36 आएगा। इधर n इक्वल्स टू 3 पर 6 to the power 3 होगा और ये आएगा 216, ठीक है ना। और अगर हमने n इक्वल्स टू 4 रखा तो आएगा 1296। हमने देखा कि हर बार लास्ट वाला जो डिजिट है वो 6 आ रहा है और कहीं 0 का आता पता नहीं है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। आगे भी जब हम n की वैल्यू 5 4 5 6 7 8 ऐसे रखते चले जाएंगे तो भी नहीं आएगा, ये तो भी 0 आएगा नहीं, लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। आंसर क्या होगा, नो। ये जो नंबर है 6 to the power n नेवर एंड्स विद डिजिट 0, ये कभी 0 डिजिट पर एंड नहीं होगी। अब हम HCF और LCM पर बेस्ड एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि आपको वर्ड्स के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन और आपको वहाँ से कैलकुलेट करना है। HCF और LCM ही निकालना है, लेकिन आपको समझना होगा उस क्वेश्चन को और फिर वर्ड्स में जो डेटा दिया है उसका HCF और LCM निकालना होगा अकॉर्डिंगली जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन लेते हैं जो HCF और LCM पर बेस्ड है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब एक शानदार क्वेश्चन हमारे सामने है। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश
हिंदी एंड साइंस, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनके टीचर्स की बात हो रही है। आर 36 मतलब 36 इंग्लिश के टीचर है और 60 हिंदी के टीचर और 84 साइंस के टीचर हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पता करना है इन ईच रूम, और ये कंडीशन है कि इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स हैज टू बी सीटेड, मतलब हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए, एंड जो टीचर होंगे ना हर एक रूम में वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखें एक बात क्लियर है, यहाँ से मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम। मिनिमम, इस मिनिमम का मतलब होता है, आप ऐसा जब क्वेश्चन में आ जाए मिनिमम और मैक्सिमम की बात, वर्ड प्रॉब्लम में हो, कुछ नंबर्स दिए गए हों, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि ये एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन जब मिनिमम आए तो आप समझ लेना क्या करना है, यहाँ एलसीएम पता करना है। ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम कहीं आ जाए तो यहाँ क्या करना होगा, एचसीएफ पता करना होगा। यहाँ हमें एलसीएम पता करना है इन तीनों नंबर्स का, पहले तो यही काम करना है। ठीक है। मिनिमम पूछा गया, और मिनिमम कब आता है, जब एलसीएम लिया जाता है तब। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है ना, काफ़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि एलसीएम बड़ा होता है, फिर ये मिनिमम के केस में एलसीएम क्यों निकालते हैं, और जो एचसीएफ होता है वो छोटा वैल्यू आता है, तो फिर हम उसको मैक्सिमम के केस में क्यों निकालते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, मिनिमम का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम भले ये बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन ये मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम का मतलब क्या, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि भले छोटी वैल्यू आए लेकिन उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, उस क्वेश्चन के लिए उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, उस एचसीएफ से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, उससे छोटी ही रहेगी, वो मैक्सिमम है। ठीक है। तो यहाँ देखें 36, 60 और 84, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, 36, 60 और 84 का, चले हमें कोई तो यहाँ रूल दिया नहीं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 36, उसके बाद 60 है, उसके बाद 84 है। चलिए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, और यहाँ 18 आएगा, यहाँ कितना आएगा भैया 30 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 और 2 42 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है तो सबको लास्ट में 1 1 1 करना है, चाहे जितनी बार हमें डिवाइड करना पड़े। 9 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, यहाँ 15 होगा और यहाँ 21 होगा। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अभी 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 पर जाएं, क्योंकि 3 से ये कटने वाला है, 2 का काम खत्म हो गया। 2 से अब ये कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। 3 टाइम्स, और यहाँ 5 टाइम्स, और यहाँ क्या होगा 7 टाइम्स। अब ये जो नंबर्स आए भैया वो तो प्राइम नंबर्स हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक बार 3 टाइम्स लेकर के जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 5 और 7 रखेंगे। फिर एक बार 5 टाइम्स ले जाएंगे, जो ये 1 हो चुका है ये भी 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला 7 बचा हुआ है, लास्ट में 7 टाइम्स लेकर के जाएंगे, सब 1 1 1 हो गया। ठीक है। ये जो इधर साइड आया है यही अपना एलसीएम होगा। तो एलसीएम किसका भाई, 36 का एलसीएम, 60 का और 84 का कितना आया, आ गया भैया 2 टू द पावर 2 है। ठीक है। उसके बाद 3 आया है 2 बार, और फिर एक बार 5 आया, फिर एक बार 7 आया हुआ है। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 है और यहाँ पर ये 9 है। अच्छा होगा कि ये 4 को हम 5 में मल्टीप्लाई कर लें, तो 20 आएगा, और यहाँ 9 है और ये 7 है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर के कितना होगा 63 हो जाएगा। मतलब क्या, 63 में हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। 0 रख देना है बाद में, क्योंकि 0 तो है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 2 6 जा 12, यानी 1260 आया, ये एलसीएम आया। ये टोटल नंबर ऑफ रूम्स आ चुके हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि सेम टीचर होने चाहिए, सेम रूम में जो है सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। ठीक है। तो अगर हम ये इंग्लिश वालों की बात करें, ठीक है, अगर इनको इक्वली डिवाइड करना है, इनके लिए रूम पता करना है कि इनके लिए कितने रूम की ज़रूरत होगी, इन 1260 में से कितने रूम की इनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रूम्स, ये कैसे आएगा, ये जो 1260 है इसको एक बार इंग्लिश के लिए 36 से डिवाइड करेंगे, इसी 1260 को एक बार हिंदी वाले टीचर के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, फिर इसी 1260 को लास्ट में साइंस वाले टीचर के लिए जो है यानी कि 84 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 6 से डिवाइड करते हैं। चलिए ये 2 आएगा और यहाँ पर 1 और 0 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे इसको ना, तो आएगा
6 3 टाइम्स और यहाँ पर 5 टाइम्स, 6 3 टाइम, हाँ, तो यहाँ पर 35 आया, ठीक है। यानी जो इंग्लिश के टीचर उनके लिए रूम की ज़रूरत पड़ेगी कितनी, 35। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये तो सिंपल है, 2 1 21। जो हिंदी वाले टीचर हैं उनके लिए इतनी रूम की ज़रूरत पड़ेगी 21, और 84 वाले जो यानी कि साइंस वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी, इसको डिवाइड करें। 12 से पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 टाइम्स और ये 80 होगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे 12 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है, 15। इन सबको ऐड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएगा। और ये ऐसे रूम्स हैं जिसमें ये भी ये भी कंडीशन है कि एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर होंगे, ठीक है, और सभी रूम में जो है ना सेम नंबर ऑफ टीचर्स होंगे। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाएगी। 35 इसको सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 और ये 11 हो जाएगा, फिर 1 3 और 3 6 और 7, ठीक है, 71। टोटल कितने नंबर्स आए रूम्स के, 71। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये आएगा कम से कम 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको इस चैप्टर में, जो आपको अगर आएगा तो कम से कम 4 या 5 मार्क्स का आएगा, और सेक्शन डी में आएगा आपके। ये है आपका इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए 2 क्वेश्चन इसमें है, √5 और 5 + 3 √5, इनको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस थ्योरम के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला इस प्रूफ में, ठीक है। तो थ्योरम को पहले देखते हैं। अगर कोई एक नंबर ए है जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, और पी एक हमने स्मॉल पी लिया है जो प्राइम नंबर्स है, ठीक है, एक प्राइम नंबर है। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर p जो कि प्राइम नंबर है, p अगर a² को डिवाइड करता है, ठीक है, p अगर a² को डिवाइड करता है तो ये बिल्कुल क्लियर है, डेफिनिट है, सर्टेन है कि ये भैया a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, और a क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि 36 है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ये हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर 3 हमने 3 लिया, 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर 3 p हमने एक प्राइम नंबर लिया है, एक प्राइम नंबर ले लिया p, अब प्राइम नंबर ये जो प्राइम नंबर 3 है ये अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी अगर इसको a² सपोज कर लिया जाए तो a कितना आएगा भैया, a कितना आएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो नंबर आएगा ये 3 जो है ना उसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यही एक थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, थ्योरम का मतलब है, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बात समझ में आई, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। या फिर ऐसे कहें कि कोई नंबर ऐसे किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। बस यही कहने का सेंस है। इस थ्योरम को यूज़ होगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर पहले बता दिए इसको। बाकी चलते हैं इस प्रूफ पर। पहला जो प्रूफ है √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल, ध्यान देना, इरेशनल। इस इरेशनल नंबर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास है। हमें क्या पता है कि रैशनल नंबर के बारे में बढ़िया से पता है कि रैशनल नंबर भैया क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, जहां पर p और q क्या हो भैया, ये को प्राइम्स हों, ठीक है। को प्राइम्स का मतलब समझ रहे हो आप, को प्राइम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनके बीच में कोई भी कुछ भी कोई फैक्टर कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, इरेशनल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा सपोज कर लेंगे, ठीक है। क्या उल्टा सपोज करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमको इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम इसको रैशनल ही सपोज कर ले रहे हैं, इज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया। अब जब हमने इसको रैशनल नंबर सपोज कर ही लिया है तो क्या हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते, लिख सकते हैं भैया, इसीलिए तो हमने ऐसा किया है,
ठीक है। फिर क्या करना होगा आपको, इस क्यू को ले जाइए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √5 और क्यू रहेगा, इधर साइड पी रहेगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं, अरे स्क्वायर ले लेते हैं भैया, मतलब स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद आएगा ये 5q² इक्वल्स p²। ठीक है, अब देखिए p² इक्वल्स 5q² आया। ठीक है, p² इक्वल्स 5q² आया। इसको मिटा देते हैं, इसके आगे इसको लिख देते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। अब p² के फैक्टर में क्या क्या आया है, 5 आया है और q 2 बार आया है। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ ये कि p² का एक फैक्टर 5 तो ज़रूर है। ठीक है, मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भैया जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स p²। ठीक है, और इस थ्योरम से ये पता है हमको कि अगर वो कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को एग्जैक्टली वो जो नंबर है जो जिसका स्क्वायर किया गया उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 5 डिवाइड्स p, यानी 5p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, अगर 5p को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, p का एक फैक्टर 5 है। तो हमने क्या किया, फिर से एक चीज़ क्लियर करेंगे क्या, कि इस p को हम सपोज कर लेंगे 5 और समथिंग k सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पर इसमें रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे। अब क्या होगा भैया, थोड़ा सा सर इधर किनारे लेते हैं इसको कॉर्नर में, और क्या रखेंगे, p की वैल्यू 5 के रखेंगे यहाँ पर, और स्क्वायर है भैया तो 5k इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। इधर साइड आया क्या, 5q² आया। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे 25k² आ गया, इधर 5q², इसको डिवाइड करें ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा भैया। अब ये q² राइट में आया, इसको लेफ्ट में रख देते हैं, और बाकी जो बचा है उसको ढकेल करके राइट में लेके जाते हैं। 5k² इतना आया। फिर से देखिए वही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, अब इस बार क्या आया भैया कि q² के फैक्टर में 5 आया और k की पावर में 2 आया, मतलब एक 5 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, किसको, q² को। और इसका सीधा सा मतलब इस थ्योरम से ये आ जाएगा कि भैया ये जो 5 है वो q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, q को डिवाइड करेगा मतलब क्या, इस q के भी फैक्टर होंगे, q के फैक्टर में एक 5 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने देखा कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और ये 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। क्या मसला है, ये क्या सीन है, सीन ये है कि 5 जो है ये q का भी फैक्टर है एक, और p का भी एक फैक्टर है। अब 5 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया तो मतलब क्या, ये जो हम p/q सपोज किए थे रैशनल नंबर में, ये p/q क्या होते हैं, p एंड q अपने को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता है, और हमको आ गया कि भैया 5 तो कॉमन मिल रहा है इसमें, p में भी और q में भी। 5 जो है इस p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या कि हमने जो माना था, जो सोचा था, जो समझा था, जो अज्यूम किया था वो पूरा रॉन्ग हो गया, हमारा अज्यूमशन ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमने जो शुरुआत में अज्यूम कर लिया था ना वही गलत अज्यूम किया था। हमने √5 को जो रैशनल नंबर सपोज कर लिया था, बस यही गड़बड़ी हो गई थी। ये जो हमारा अज्यूमशन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, इस वजह से √5 जो है वो क्या हो जाएगा, इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर्स, ये एक इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है भैया। ठीक है, अगर रैशनल नंबर होता तो यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं आता। ठीक है, जो हम बात लेकर के चले थे वो लास्ट में सत्य साबित होती, लेकिन सत्य क्या, यहाँ तो हम झूठे साबित हो गए, हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। इसका मतलब ये √5 इररेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट पर आते हैं। अगर एक पार्ट हमने कर लिया तो दूसरा वाला आसान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है एक्सप्रेशन, लेकिन बड़े होने से, बड़ा दिखने से क्वेश्चन बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, 5 + 3√5 है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल नंबर है। आप भी इसके साथ भी आप वही करिए, क्या करिए कि सपोज कर लेते हैं कि 5 + 3√5 एक रैशनल नंबर है, सपोज कर लिया, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर से हम इसको 5 + 3√5 को
p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। क्यों भाई, क्यों इसके साथ ना इंसाफी क्यों, ये भी अगर रैशनल नंबर है तो इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, जहाँ p और q क्या है भैया, ये p और q को प्राइम्स हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें कि ये जो 5 दिख रहा है ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि ये भी रैशनल है ना, और ये चीज़ हमने जो p अपन q सपोज किया वो भी रैशनल है, तो क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ कर दें। ठीक है, दोनों एक साथ चले क्योंकि दोनों एक नेचर के हैं, एक तरफ कर देते हैं इनको, और इधर बचा है 3√5 और राइट साइड में हो गया p/q और माइनस में 5। अब किसी रैशनल नंबर से दूसरी रैशनल नंबर को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा भैया क्या, रैशनल नंबर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। और इधर साइड, इधर जो √5 है इसके साथ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इरेशनल के साथ किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल इरेशनल नंबर हो जाता है। और ये इधर साइड लेफ्ट में हमने देखा कि भाई ये रैशनल नहीं इरेशनल है, एक तरफ रैशनल दूसरी तरफ इरेशनल, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल ही तो लिखा गया है, इरेशनल इक्वल्स रैशनल, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा क्यों आया भाई, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा अजूमशन ही गलत था। ठीक है, जो हमने अजूम किया था वही गलत था, यानी कि √5 + 3√5 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हेंस ये कंट्राडिक्शन हो गया, हेंस 5 + 3√5 इज इरेशनल। ठीक है, सीधा लिखें इज इरेशनल, ये रैशनल नहीं है, इरेशनल। ठीक है, तो हमने देखा √5 को थोड़ा सा इसको प्रूफ करना थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसको प्रूफ करना आसान हो गया। भले बड़ा दिख रहा था इससे, इस वाले एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये आसान था, है ना। तो लगा होगा सारे क्वेश्चंस जो हो सकते थे, जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड किया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे मैथमेटिक्स का।